एवरीवन। जी बच्चा, आवाज़ आ रही है? ओके परफेक्ट। तो कल आपने थोड़ा, मैं आज लेट हो गया, मेरे को टाइमिंग 5 बजे का पता था। एनीवेज, कल अपन टाइम से मिलेंगे, ठीक है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको पीडीएफ अपलोड किया था कल, वो मिला ना? कल एक असाइनमेंट मैंने अपलोड किया था, मिला? बोलो, है ना? असाइनमेंट कल मैंने किया था, तो उसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, है ना? मुझसे मैसेज कर सकते हैं या जो कुछ भी करें। एंड उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें सारे सवाल हैं, उसमें आपको मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्स रेज एंड मैटर वेव्स, इसके सवाल हैं। तो अभी कल अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा, तो आप उसको कर लीजिए। आज अपन पढ़ेंगे मैटर वेव, है ना? आज अपन देखेंगे मैटर वेव। तो मैटर वेव को शुरुआत करते हैं। तो ये किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। एंड डी ब्रोगली ज़रूर लिखा है, लेकिन इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है दैट इज़ डी ब्रोगाई, बट डी ब्रोगली इज़ फाइन, सभी डी ब्रोगली बोलते हैं, इट्स ओके। तो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था, इन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी मैटर हो, अगर वो चल रहा है तो साथ ही साथ उसका वेव नेचर भी होगा। और उसके लिए लैम्डा उन्होंने कहा था, वो लिखा था h/p लिखा था। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इस बात से निकला था कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करवाया, उसे स्पीड गेन करवाई, है ना? स्पीड उसको दे दिया गया, और उसके साथ में डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखा गया कि क्या वो डिफ्रैक्शन दिखाता है। तो बिल्कुल उससे डिफ्रैक्शन दिखने को मिला। इसका मतलब इस बात को प्रूव कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है, उसे स्पीड के साथ अगर चलाया जाए, यानी कि मोमेंटम है, तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट हो जाती है। उसी वजह से वो डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर पाता है। तो प्रैक्टिकली भी इस बात को जब हमने वेरीफाई किया, तो आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर पार्टिकल है तो उसकी वेव कैसे बनेगी। तो एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि जब यहाँ पर लैम्डा लिखते हैं, वो लिखते हैं h/p। तो p क्या है? मोमेंटम है, h/p, और p कितना है? मोमेंटम है। तो अगर हमारा जो थॉट प्रोसेस डेवलप हो रखा है, वो किस बेसिस पर डेवलप हो रखा है कि जो भी हम सराउंडिंग में चीज़ें देखते हैं, और ऑब्वियसली सराउंडिंग में जो चीज़ें देखेंगे उसकी जो भी मोमेंटम होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। आप इनफैक्ट 1 ग्राम और 1 मीटर पर सेकंड भी ले लेंगे तो h की वैल्यू होती है 10⁻34 के ऑर्डर में चलती है, और यहाँ पर अगर ये 1 भी रहेगा तो लैम्डा इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो लैम्डा अगर इतना छोटा पाया गया, तो जो हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप हुई है अपने सराउंडिंग को देखते हुए, तो बच्चा आप उससे ये बोल सकते हो कि हमारा जो लैम्डा है, जो प्रैक्टिकल चीज़ों में, हमारे आसपास की चीज़ों में बहुत बहुत छोटा बनता है, इसीलिए हम उसे देख ही नहीं पाते। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं पार्टिकल्स छोटे कर लेता हूँ जिसमें कि मासेस हमारे छोटे हों, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, तो बच्चा आप वहाँ पर लैम्डा को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से डी ब्रोगली का यूज़ किया जाता है डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर लैम्डा लिखना है तो वो हो गया h/p, और p को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, और वो कितना बन जाता है? √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। नाउ मैं कहता हूं कि इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सलरेटेड यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v, तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बोलो। चार्ज है E, पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, तो काइनेटिक एनर्जी Q इंटू डेल्टा V, यानी कि E डेल्टा V हो जाएगा। तो मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर लैम्डा लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? E डेल्टा V। तो इसमें कितनी चीज़ें नोन है, एक बार अगर उसे ध्यान में देखें तो हमें h पता होता है, 2 तो कांस्टेंट है ही, मास क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इज़ 1.6 इंटू 10⁻19। तो इफ़ यू पुट ऑल द वैल्यूज़ तो ये बन जाता है √150/डेल्टा V, एंड ध्यान दीजिएगा इसकी यूनिट होगी इन एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, तो सवाल में सीधा हम इसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली एच की वैल्यू, एम की वैल्यू ये सब पुट करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वी विल ट्राई कि ये चीज़ अपने दिमाग में रह जाए और इसकी मदद से हम लामडा को कैलकुलेट करें इन एग्जामिनेशन। अगर इलेक्ट्रॉन ना हो, मान लीजिए कोई मैंने गैस पार्टिकल ले लिया, गैस पार्टिकल ले लिया जिसका टेम्परेचर मैंने ले लिया, टेम्परेचर T केल्विन है। तो बच्चा मैं देख सकता हूं, लेट से मोनो एटॉमिक गैस लिया, मोनो एटॉमिक गैस लिया, तो बताइए इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गए। अगर मैं डाई एटॉमिक लेता हूं तो 5 हो जाएंगे। अगर मैं लेता हूं ट्राई एटॉमिक, एटॉमिक लीनियर, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे बोलो? बोलो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे डायटॉमिक के लिए देखा था, डायटॉमिक के लिए देखा था तो 3 तो ट्रांसलेशन के बन गए थे और 2 रोटेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम बने थे। इतना समझ में आता है क्या? तो इसी तरीके से अगर मैं ट्राई एटॉमिक की बात करता हूं और वो भी कौन सा मॉलिक्यूल लिया गया है? लीनियर मॉलिक्यूल लिया गया है। तो बच्चा 3 तो ट्रांसलेशन मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे और रोटेशन मोशन के यहां पर 2 ही पाए जाएंगे, बिकॉज इस एक्सिस के अबाउट इसका इनर्शिया 0 हो जाएगा। बाकी 2 एक्सिस के अबाउट तो जरूर इसका इनर्शिया बनेगा। तो रोटेशन के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ट्रांसलेशन के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल यहां पर 5 पाए जाएंगे। और अगर मैं लिखता हूं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलो कितने बनेंगे? कितना होगा? 6 बनने वाला है। कैसे? अगर मैं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर लेता हूं तो इसमें देख सकते हैं कि 3 ट्रांसलेशन तो हो ही गए, साथ ही साथ आप एक एक्सिस में ये ले लेता हूं तो इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया होगा, दूसरा एक्सिस मैंने ये ले लिया, इसके अबाउट भी इनर्शिया होगा, और तीसरा एक्सिस इसके दोनों के परपेंडिकुलर स्क्रीन से बाहर आता हुआ, इसके अबाउट भी इनर्शिया होगा। तो आप देख सकते हो कि तीनों एक्सिस के अबाउट इनर्शिया है, तो तीनों के अबाउट ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकता है। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 6 बन जाएंगे। लेकिन ठीक है, यहां पर अब एक बात आपको पता होगी कि मैक्सवेल भाई साहब बोलते हैं कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होती है? बोलो, ½ kT। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं U लिखता हूं इंटरनल एनर्जी मोनो एटॉमिक की, तो वो बन जाएगी 3/2 kT। सिमिलरली अगर मैं डायटॉमिक के लिखता हूं तो दैट वुड बी 5/2 kT। सिमिलरली ट्राइटॉमिक लीनियर के लिए लिखता हूं इंटरनल एनर्जी, तो वो बन जाएगा 5/2 kT। एंड फाइनली ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर के लिए अगर इंटरनल एनर्जी लिखें तो 6/2 kT बन चुका है। तो बच्चा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भले ही मैंने इतनी एनर्जी निकाल ली है, लेकिन हमें ये जो एनर्जी लिखनी है ये तो कौन सी थी? मोमेंटम की वजह से लिखी हुई, और यानी कि ये कौन सी होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही है ना? ये P की वजह से लिखा हुआ था ना, P इज इक्वल टू √2m/ke। तो ये क्या बना? ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा मुझे। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना पड़ेगा तो बताओ मोनो एटॉमिक के लिए ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी? बोलो। अरे यार ऐसे मत करो। 3/2 kT। अगर मैं डायटॉमिक के लिए लिखता हूं तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, नहीं, 3/2 kT। वंस अगेन मैं आपको बताता हूं, इस 5 में से 3 तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के थे और 2 रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अपने को कौन सा चाहिए? ट्रांसलेशनल चाहिए। तो क्या लिखना पड़ेगा? 3/2 kT। अगर ट्राई एटॉमिक लीनियर में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो बोलो क्या लिखेंगे? 3/2 kT। सिमिलरली ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, जल्दी बोलो।
3/2 kT। तो यू गेट माई पॉइंट कि चाहे मोनो एटॉमिक हो, चाहे डाई एटॉमिक हो, चाहे ट्राई एटॉमिक हो, तीनों के लिए हमारे पास जो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा जाएगा, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा जाएगा, वो 3 लिखा जाएगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 3/2 kT। तो इसका मतलब अगर इसके लिए मैं लैम्डा लिखता हूं तो वो h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये बन चुका है h/√2m, और काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kT। तो ये आ चुका है h/√3m/kT। ओके, तो इस तरीके से लैम्डा बन चुका है हमारे पास, किसके लिए? गैसियस पार्टिकल के लिए, जो कि टेम्परेचर T केल्विन पर एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, यहां पर m क्या है बोलिए? मास है, मास ऑफ दैट पार्टिकल, जो भी गैस पार्टिकल होगा उसका मास है। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना आप लोगों को? बोलो, नहीं है ना? ये किया हुआ है अपन ने, तो जहाँ पे भी लगता है ज़रूरत है तो बता देना, अदरवाइज मैं स्पीड से चलता जाऊँगा ताकि अपन अपने जो लिमिटेड टाइम है अच्छे से कर पाएँ उसमें सारी चीज़ें। ठीक है। तो अगर मैं एक सवाल देता हूँ, एकदम लल्लू सा सवाल देता हूँ कि मैंने ले लिया एक तो हाइड्रोजन पार्टिकल, एक ले लिया O2 पार्टिकल, ये बोलता है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर है, और ये बोलता है कि इसका टेम्परेचर T है। पूछा गया है कि बताइए वैल्यू ऑफ T की वैल्यू क्या होगी such that same de Broglie wavelength as that of H2। as that of H2। तो इस फंडे से निकाल सकते हैं, बताइए। हेलो, हाँ ठीक है, तो आप बताओ टेम्परेचर कितना आ गया? हाँ ऐसा ही कुछ बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, h/√3 मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं क्या लेता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन mp लिख लेता हूँ, तो मास ऑफ हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स mp लिख सकते हैं। फिर k और टेम्परेचर है केल्विन में लिखेंगे तो 27 का हो जाएगा 300 केल्विन इज इक्वल्स टू h/√3। यहाँ पर है कौन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 32। तो क्या मैं इसको 32 mp लिख सकता हूँ, k इंटू, और टेम्परेचर अपने को मालूम नहीं तो T लिख दिया मैंने। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये h और h ख़त्म, ये 3 से 3 ख़त्म, mp से mp ख़त्म, k से k ख़त्म। तो यहाँ से आ चुका है अंडर रूट के अंदर में, अंडर रूट हटा ही दो, इनफैक्ट ये आ चुका है 600 इज इक्वल्स टू 32T। तो यहाँ से, अरे भाई मैं ईयरफोन लगा के बैठता हूँ, मेरे कान फट जाएंगे ऐसे 300/16 केल्विन बन चुका है। तो इस तरीके से अपना टेम्परेचर आ चुका है कि जिस टेम्परेचर पर ये सारे काम हो रहे होंगे। समझ में आता क्या? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये अपना डी ब्रोगली था, बहुत ही छोटा पॉइंट बनता है और सिंपल सा एक ही फॉर्मूला बनता है जिसमें कि h/p इज़ लैम्डा, और उसके लैम्डा के अलग अलग वेरिएशन हमने देखे कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हमने देखा, फिर उसके बाद में हमने देखा कि गैस पार्टिकल के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने पास बनता है सबसे पहले थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल होता है प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें कि जैसा अपना तरबूज होता है ना, जिसमें कि ये रेड 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 उसमें बीज होते हैं काले काले काले, उसी तरह से रेड 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 जगह की उस पर क्या बोला उसने कि यहाँ पर तो अपना है पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ बीज है वहाँ बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस तरह से उसने बोला, और इस चीज़ पर मतलब ये पहले सबसे पहले जो मॉडल अडॉप्ट किया गया था वो था थॉमसन मॉडल। इसमें कुछ दिक्कतें थी, सबसे बड़ी दिक्कत तो हो गई रदरफोर्ड भाई साहब ने दी गई एक्सपेरिमेंट, कि रदरफोर्ड एक्चुअली किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके अंडर में काम करते हुए थे अर्नेस्ट,
अर्नेस्ट की स्पेलिंग शायद ARNEST या HERNEST ऐसा कुछ है। तो अर्नेस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या लिया उन्होंने, गोल्ड फॉयल लिया। गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड होता है मेलेबल। मेलेबल मतलब समझते हैं क्या होता है मेलेबल? आसानी से उसको बहुत मतलब मार पीट के ना उसको करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ब्रिक मतलब वो ब्रिटल नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो कि ईंट को अगर तोड़ोगे तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड को आप ऐसे दबाते जाओगे ना, दबाते जाओगे तो वो पिचकता जाएगा, रोटी की तरह बनता जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि गोल्ड लिया, गोल्ड को दबाते गए दबाते गए दबाते गए और एकदम थिन फॉयल बना ली और इतनी थिकनेस कर दी सच दैट कि यहाँ पर 1-2 एटम की लेयर से ज़्यादा ना हो, मतलब इतना अपन ने दबा दबा के रख दिया। फिर साथ में यहाँ से उन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल को फेंकना शुरू किया, किसकी तरफ, इस मेटल फॉयल की तरफ। तो यहाँ पर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये एटम है, अगर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल वैलिड है जो कि इस टाइम पर माना जाता था, तो कुछ एक्सपेक्टेशन थी हमारी इस एक्सपेरिमेंट से कि भाई हमारे पास में सभी जगह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अल्फ़ा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो इस चार्ज से ऑन एन एवरेज बहुत ही कम डिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर यूनिफॉर्मली हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो उनका उम्मीद थी कि यार होगा तो बहुत ही कम होगा, 1-2 डिग्री डेविएशन होगा तो होगा। बट जो रिजल्ट पाए गए वो ऐसे पाए गए कि अगर मैं 10,000 पार्टिकल भेजता हूं तो उसमें से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स यानी कि 9,975 या 9,980 के आसपास पार्टिकल लगभग अनडेविएटेड चले गए। कुछ पार्टिकल्स जो है अपना पाथ काफ़ी डेविएट करें और कुछ ने तो चमत्कार ही कर दिया कि पीछे जो एक फोटो फॉयल रखी हुई थी वहां पर इनके आने की सूचना हमें मिली, इंफॉर्मेशन मिली कि भाई ये पीछे चमकने लग गए। तो मतलब ये जो रिजल्ट था बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। ये अगर थॉमसन मॉडल माना जाए, थॉमसन मॉडल को एक्सेप्ट किया जाए, तो इस एक्सपेरिमेंट को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था कि भाई ये जो टकरा रहा है वो कैसे टकरा रहा है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसी बेसिस पर नया मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल पे क्या कहा गया इस पे कहा गया कि रदरफोर्ड भाई साहब ने कहा कि सबसे पहले तो जो ये टकरा के वापस जा रहा है इसका मतलब ये ऐसा ही हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो और साथ ही साथ सारा का सारा मास भी जो है इसका कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, इसका जो मास है वो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि यार न्यूक्लियस नाम की कोई चीज़ होती है, न्यूक्लियस नाम की जो कोई चीज़ होती है जहाँ पर कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव चार्ज और साथ ही साथ ऑलमोस्ट ऑल मास, ऑलमोस्ट कंप्लीट मास एग्जिस्ट करता है। कहाँ पर? सेंटर पर, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ इन्होंने बताया। तो इनका जो मॉडल था बड़ा सिंपल सा था, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस इस तरह से और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं। लेकिन वंस अगेन आपको पता है कि हम थॉमसन मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं, हम बोर मॉडल को फॉलो करते हैं। तो कोई बताएगा कि इसके ड्रॉबैक क्या थे? थॉमसन मॉडल को क्या दिक्कत थी, हम क्यों नहीं मानते? रदरफोर्ड मॉडल को क्यों नहीं मानते, अपन बोर वाले को क्यों मानते हैं? बोलो, बोलना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? सबसे बड़ी दिक्कत मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल भाई साहब ने उस टाइम तक अपनी डिस्कवरी बता दी थी। उन्होंने कहा था कोई भी चार्ज पार्टिकल इफ एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल अगर होता है देन इट विल एमिट एनर्जी, इट विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स है ना, इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। तो इस बेसिस पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काट रहा है तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन होना पक्का है, v² का एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर उसका एक्सेलरेशन होगा तो बच्चा आप ये बोल सकते हैं कि मैक्सवेल भाई साहब ने हमें पहले ही बता दिया, अगर एक्सेलरेटेड है तो उसकी एनर्जी रेडिएट करेगा, यानी कि खुद की एनर्जी कम करेगा, और खुद की एनर्जी कम करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी कम करते 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 फाइनली ये न्यूक्लियस में ही समा जाना
जाना चाहिए था, उसके अंदर बैठ जाना चाहिए था। और अगर ऐसा हो रहा होता तो एटम स्टेबल नहीं बन पाता। लेकिन एज वी ऑल नो कि एटम स्टेबल होता है अपने सराउंडिंग में। अगर मेरे सामने दीवार है तो दीवार गायब थोड़ी ना हो जाती है। अगर मेरे हाथ में पेन है तो वो पेन गायब थोड़ी ना हो जाता है। वो एटम का बना हुआ है तो एटम स्टेबल है। तो बच्चा मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड। दूसरी चीज़ था अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो इस बात को समझने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इसके लिए मैंने क्या लिया कि मान लो एक डब्बा भर के मैंने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन ले लिया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करवाया, इस डब्बे के अंदर में लाइट भेजा, है ना, वेरियस वेवलेंथ का लाइट, वेरियस वेवलेंथ का लाइट मैंने अंदर भेजा। और अब इसमें से कुछ लाइट हाइड्रोजन ने अब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ से बाहर इसने क्या कर दिया, बाहर ये जो वेरियस भेजा था ना, इतने सारे वेवलेंथ भेजे थे, उसमें से कुछ वेवलेंथ इसने अब्जॉर्ब कर लिया और बाकी रिमेनिंग लाइट यहाँ आ गया, रिमेनिंग लाइट यहाँ आ गया। और इसको हमने ऑब्जर्व किया, इसका स्पेक्ट्रम हमने देखा। स्पेक्ट्रम मतलब सारे वेवलेंथ को स्टडी किया कि भाई कौन कौन से वेवलेंथ यहाँ पर पाए गए। तो हमने देखा कि भाई अगर ये वेवलेंथ देखा जाए तो यहाँ तो खूब सारे वेवलेंथ हमने भेजे थे और इसमें से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही गायब थे, बाकी सारे वेवलेंथ प्रेजेंट थे, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ गायब थे। तो ये जो स्पेक्ट्रम बना इसे जाना जाता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से, कि मतलब हाइड्रोजन ने जितना खाना था खा लिया, उसके अलावा जो लाइट बची हुई है उसको जब हमने स्टडी किया तो उसे कहा गया अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर एक और चीज बनती है, लाइट हाइड्रोजन ने अब्जॉर्ब करी, एनर्जी अब्जॉर्ब करी, तो एक्साइटेड हुआ तो इसने खुद से लाइट एमिट करी। अब मैंने उसको अलग से इंडिकेट करना है तो डायरेक्शन मैंने चेंज करते हुए दिखा दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट इधर का इधर ही गया या इधर से नीचे आ रहा है, मैं बस अलग से इंडिकेट करना चाहता हूँ इसलिए इसको अलग से दिखा रहा हूँ इधर आते हुए। तो इसने क्या कर दिया कि खुद से जो लाइट एमिट किया है उसको हमने स्टडी किया, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी एमिटेड लाइट थी इसलिए उसको कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर अगेन पाया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन से जो लाइट निकली है वो पर्टिकुलर कुछ फिक्स लैम्डा की ही थी, लैम्डा बराबर 1000 एंगस्ट्रॉम, 999 एंगस्ट्रॉम भी नहीं था, 1001 एंगस्ट्रॉम भी नहीं था। अगर 1000 हुआ तो 1000 ही था, न एक उससे ज्यादा न एक उससे कम। अगर 2000 एंगस्ट्रॉम था तो 2000 ही था, ना उससे एक ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, कल मेरे पीछे मत लेके आ जाना सर आपने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बोला था कि 1000 एंगस्ट्रॉम और 2000 एंगस्ट्रॉम पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, इस बात को समझो। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन से निकलने वाली लाइट में से जो स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसमें डिस्क्रीट वेवलेंथ पाए गए। उसमें ऐसा नहीं कि सारे के सारे वेवलेंथ नहीं पाए गए कि भाई 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक के सारे वेवलेंथ, नहीं, ऐसा नहीं। एक फिक्स वेवलेंथ जरूर पाए गए कि 1000 एंगस्ट्रॉम या 2000 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से कुछ पाए गए। तो अब मैं वापस रदरफोर्ड पर आता हूं, तो यहां पर रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ बोला नहीं था इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जा रहा है। मतलब उसने तो बस बोला था गोल गोल घूम रहा है, तो हो सकता है कि वो कई सारे कंटिन्यूस ऑर्बिट में घूम रहा हो। मतलब ऐसा एक ऑर्बिट बना दिया, इसके बगल में एक और ऑर्बिट बना दिया, इसके बगल में एक और ऑर्बिट बना दिया, एंड सो ऑन। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा होता तो अगर मान लो इस ऑर्बिट से जब नीचे कूदता तो उसने कोई छोटी ना छोटी कोई ना कोई वेवलेंथ तो निकाल देनी थी। इसी तरीके से अगर यहाँ से यहाँ कूदता तो कोई ना कोई वेवलेंथ तो निकाल देनी थी। वंस अगेन मैं आपको ये बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये जो अपने ऑर्बिट हैं उनको उसने फिक्स नहीं किया था। वो बोला था कि खूब सारे ऑर्बिट हैं, लाइन से ऐसे चलते जा रहे हैं रैंडम लेवल पर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी स्पेक्ट्रम हमारा बनना चाहिए था वो कॉन्टिन्यूस बनना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। कंटिन्यूस मतलब कि हर प्रकार की वेवलेंथ पाई जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इतने सारे एनर्जी लेवल थे, तो सारे एनर्जी लेवल थे तो भाई सारी वेवलेंथ पाई जानी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं पाया गया, तो इस चीज़ को गड़बड़ हो गई और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोर भाई साहब हमारे सामने आए और बोर ने बड़ी चालाकी वाली बात करी। उन्होंने क्या बोला
कि भाई रदरफोर्ड की बात सही है कि अंदर अपना न्यूक्लियस होता है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑलमोस्ट सारा मास होता है, और इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल रिवॉल्व भी करता है, इतना भी उन्होंने बोल दिया। बस उन्होंने एक खास बात ये कही कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दैट ऑर्बिट जिसमें कि उनका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो अभी ये उन्होंने बोल दिया। जैसे ही उन्होंने ये बोला, साथ ही साथ उन्होंने बोला कि भाई मैक्सवेल फिर खड़े हो गए कि गोल घूमेगा तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो एनर्जी निकालेगा, तो एनर्जी निकालेगा तो बताओ तुम्हारा एटम स्टेबल कैसे है। तो बोर ने बड़ी शातिर बात कही, उन्होंने कहा कि यार जो है वो ये है, अब एक्सप्लेन करने का काम तुम्हारा है। मैंने थ्योरी बता दी, इससे सारे एक्सपेरिमेंट भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, इससे एमिशन स्पेक्ट्रम भी सेटिस्फाई हो रहा है, इससे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी सेटिस्फाई हो रहा है, एटम स्टेबल भी हो रहा है। आगे का काम तुम देख लेना, ये है बस है, अब तुम देख लेना प्रूव करना है कैसे, मुझे नहीं पता। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जब आया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, Ze पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन खुद रिवॉल्व कर रहा है तो उसका चार्ज कितना होगा, E होगा। तो बच्चा उस पर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर लगेगा तो वो लगेगा kZe स्क्वायर, kZ अपॉन R स्क्वायर, और वही इसको गोल घुमाने का काम करेगा, यानी कि mv स्क्वायर बाय R। एक चीज़ तो ये बन चुकी है। दूसरा क्या बना है, mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, mvr इज इक्वल्स टू वॉट, NH अपॉन 2 पाई बन चुका है। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, कौन है हमारे पास, R और V। तो जल्दी से सॉल्व भी कर लेते हैं। तो मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप कर सकते हो, है ना, इन दोनों की मदद से। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कैसे किया होगा। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से R और V हमारे पास बन जाएगा, और R की वैल्यू जो हमें फाइनली याद रखी जानी है 0.529, बोलो क्या लिखूं, Z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ध्यान रखना R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय Z। दूसरी बात, मैं अगर लिखता हूं कि स्पीड, तो स्पीड कितना बन जाता है, C अपॉन 137। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये इस किसके प्रोपोर्शन में बनता है, Z अपॉन n, Z बाय n होता है। n बढ़ेगा तो स्पीड कम होती जाती हुई दिखती है। तो इन दोनों की मदद से हमने R भी निकाल लिया, इन दोनों की मदद से हमने V भी निकाल लिया, Z बाय n होता है। तो साथ ही साथ और भी चीज़ें हम देख सकते हैं, जिसमें कि मैं लिख सकता हूं कि अगर स्पीड आ गई तो मैं इसका टाइम पीरियड लिखना चाहूं, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट होने का टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई R अपॉन स्पीड। टाइम पीरियड आ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ पाया गया, तो मैं इसका करंट लिख सकता हूं क्या, कितना होगा, एक चक्कर घूमने में चार्ज कितना घूमा, E घूमा, और कितने टाइम में घूमा, T घूमा, है ना। तो इस तरह से मैंने एवरेज करंट भी यहाँ का निकाल लिया। अगर एवरेज करंट निकाल लिया तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकाल सकता हूं क्या, कितना होगा फॉर्मूला, म्यू नॉट I बाई 2R। I अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया है, R अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहूं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं क्या, बोलो, I इंटू एरिया। तो I तो I रहा, I अपन ने निकाल ही लिया है, एरिया कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। तो सवाल में कुछ भी पूछा जा सकता है कि यार मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कैसे चेंज होगा, किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनलिटी बताओ n के साथ कैसी है। तो अपन सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो वो क्या बोलेंगे, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। v किस पर डिपेंड कर रहा था, v कर रहा था z बाय n पर, तो इसका मतलब ये किस पर डिपेंड करेगा, z बाय n के स्क्वायर पर प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेगा। इनफैक्ट इसकी वैल्यूज जब पुट करते हैं तो ये आ जाता है 13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और यूनिट क्या रहती है, बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आती है। पोटेंशियल एनर्जी बोलिए क्या लिखा जाता है, K Q1 Q2, यानी कि KZE, ये तो न्यूक्लियस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो कितना, -E अपॉन R। ठीक है, तो यहां पर इसका जो रिलेशन बना ये कितना आ जाता है, फाइनली वैल्यू बताओ, बोलो, तभी पता लगेगा मुझे कहां तक आता है तुम्हें। अरे बोलो यार, शर्माओ मत, हे भगवान।
हाँ, -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात आप पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये जो हमने लिखा है इसमें एक अजम्पशन आ चुका है जो हमें जाने या अनजाने में लिख दिया है, और उस अजम्पशन के बेसिस पर आपको चकराया जाता है, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है सवालों में। तो मैं उस कन्फ्यूजन को आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पर लिखी जाती है। बात समझ में आ रही है क्या? तो जब हम k q1 q2 बाय r का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम ये मानते हैं कि रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी है, और रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है 0। बात समझ में आई क्या? तो बच्चा अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, समझते हो क्या? है ना। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देख के समझा देता हूं ताकि ये मतलब डाउटफुल सिचुएशन रहती है हमेशा। तो चलिए मैं क्या कर लेता हूं, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट 1 लिया, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट 2 लिया, ग्रेविटेशन की मदद से समझा रहा हूं, और इनके बीच का गैप मैंने बोल दिया 1 मीटर। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m बोल देते हैं, और यहाँ से इसकी ऊंचाई ये 1 मीटर बोल दी। तो बताइए रेफरेंस पॉइंट 1 के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? mg इंटू 1। रेफरेंस पॉइंट 2 के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे? mg इंटू 2। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती हुई दिख रही है। रेफरेंस चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने इस पार्टिकल को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया और ये जो है 1 मीटर ऊपर किया है, ये 1 मीटर ऊपर किया है, तो बताइए रेफरेंस पॉइंट 1 के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? mg इंटू 2 माइनस mg इंटू 1, यानी कि mg इंटू 1। बताइए रेफरेंस पॉइंट 2 के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? mg इंटू 3 माइनस mg इंटू 2, कितना आ गया? mg इंटू 1। फिर से एक और बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो डेल्टा U बना हुआ है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में सेम आई है या अलग अलग आई है? सेम आई है। इसका मतलब एक चीज समझ में आती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आई? और U डज डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। तो डोंट वरी, इसके बारे में एक सवाल भी अपन लेंगे तो अच्छे से अपन समझ पाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी, लिखा पोटेंशियल एनर्जी, लिखा। आता है अब टोटल एनर्जी। बताइए क्या लिखें? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया तो टोटल एनर्जी आ गया। तो -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। नाउ टेल मी, क्या टोटल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगी? बोलो, क्या टोटल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगी? जल्दी करो भाई, रिवीजन कर रहे हैं अपन। अरे यार, टोटल एनर्जी बनी किससे? टोटल एनर्जी बनी है काइनेटिक एनर्जी से और पोटेंशियल एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रही, चाहे यहाँ खड़े हो जाओ चाहे यहाँ खड़े हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर डिपेंड कर रही है, इसी वजह से टोटल एनर्जी भी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगी। समझे? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब लिखता हूं कि ट्रांजिशन की जो एनर्जी है वो कैसे लिखी जाए। तो मैं लिखता हूं कि अगर किसी ऑर्बिट में, इनफैक्ट ये वैल्यूज आपको याद होनी भी चाहिए, ये मैंने कर दिया, ये कर दिया n इक्वल्स टू 1, ये कर दिया 2, ये कर दिया 3, ये कर दिया 4। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी और इसके लिए टोटल एनर्जी अपने को लिखनी है। किसकी? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है वो है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 13.6। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना है? वो है 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन की वैल्यू डिफरेंट है, एन की वैल्यू 1 कर दी जाए
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.6। अगर n की वैल्यू 2 कर दी जाए तो बोलो कितना बनेगा, 3.4। n की वैल्यू 3 कर दी जाए तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.51 आ जाता है कुछ। और ये कितना आएगा बोलो, n इक्वल टू 4 करें तो, जल्दी 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 बोलो, 0.8 समथिंग कुछ आता है, आई एम नॉट सो श्योर। एक मिनट में देख ही लेता हूँ, है ना, ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको। ये बनता है -0.84 बनता है, ये 0.84 बन जाता है, ठीक है, इतना बन गया। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो अपन सिंपली क्या बोल सकते हैं, इसका डबल कर लेते हैं, तो 27.2। अगर मैं इसकी बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो इस पर कितना बना, 6.8। अगर इसकी बात करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितना बना, 3.02। और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितना बना, 1.68। इसका डबल करता जा रहा हूँ बस। और अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो बोलो, हाँ, -13.6, यहाँ बन चुका है -3.4, यहाँ बन चुका है -1.51 और यहाँ बन चुका है -0.84। बताइए ऊपर जाने पर टोटल एनर्जी बढ़ी या कम हुई, बड़ी है। आपको भले ही यहाँ पर ये वैल्यू 0.84 छोटा लग सकता है, लेकिन साथ में नेगेटिव भी है, तो ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको हायर एनर्जी स्टेट कहा जाता है, इसे ग्राउंड एनर्जी स्टेट कहा जाता है। तो इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड, और n इक्वल टू 4 को थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो यू गेट माई पॉइंट कि यहाँ पर ये बना गया ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और ऐसे ही ऊपर भी हम आगे बढ़ते जा सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर इसकी जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना बन जाता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है, ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। और ध्यान दीजिएगा ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए, ताकि कभी अपने को 4 से 1 का ट्रांजिशन करवाना है या 3 से 1 का करवाना है, 3 से 2 का करवाना है, तो ओरली विदाउट मच कैलकुलेशन हम एनर्जी निकाल पाएँ। और जब तक ये पता नहीं होगा तब तक निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम लगेगा ज़्यादा। ओके, नाउ अभी मैं एक जनरल ट्रांजिशन की बात करता हूँ कि ये कूद रहा है कहाँ से, n2 से n1 कूद रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से यानी कि n2 से n1 में कूदा तो खुद की एनर्जी बढ़ाई या कम करी, इसने कम करी। तो वो एनर्जी जो है बोला जाता है कि फोटोन के रूप में बाहर निकली। और आप देख सकते हो यही फोटोन डिस्क्रीट एनर्जी एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखता है, क्योंकि जब हायर स्टेट पर इलेक्ट्रॉन होगा, नीचे आएगा, तो इसने एमिशन किया और ये एनर्जी जो पाई गई वही एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या बना, अपना फोटोन बना हुआ है, जो कि एमिट करवा रहा था, जो कि एमिशन स्पेक्ट्रम में दिख रहा था। तो अगर मैं फोटोन की एनर्जी लिखूं, फोटोन की एनर्जी, तो मैं लिख सकता हूँ वो होती है hc/λ। और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, मैं लिख सकता हूँ 13.6 z² 1/n1² माइनस 1/n2²। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि सर यहाँ पर n1 लिखें n2 लिखें, क्या करें। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, h है, c है, लैम्डा है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो तुम कुछ भी करो ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो n1 लिखो, n2 लिखो, जो चाहे करो, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखोगे तो कोई टेंशन ही खत्म हो जाएगा सारे के सारे ही। और अगर मैं यहाँ पर 1/λ लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 13.6/hc z² 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये जो कांस्टेंट बना है ना, तो इस भाई साहब को अपन ने क्या बोल दिया, r बोल दिया, rz² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये कितना आ गया, 1/λ आ गया है। r की वैल्यू, r क्या कहा जाता है बोलो, क्या नाम है इसका, रिडबर्ग कांस्टेंट। और साथ ही साथ r की वैल्यू लिखी जाती है 1/r = 912 एंगस्ट्रॉम। सर 1/r की वैल्यू क्यों बताई आपने, अरे बड़ा सिंपल सी बात है भाई, लैम्डा चाहिए होगा ना। तो लैम्डा को अगर करेंगे तो 1/λ इतना, तो लैम्डा के लिए देखो कुछ ना कुछ कांस्टेंट जो भी बनेगा इसको सॉल्व करके, और नीचे में r बना होगा।
तो 1/r अपने बहुत काम आएगा, तो इसलिए सीधा अपन ने क्या बोल दिया, 912 एंगस्ट्रॉम ये बनने वाला है। समझ में आता क्या, बोलो? ओके, अब मैं एक सवाल दूंगा, मतलब बाकी तो सवाल काफ़ी सारे हैं, वो सारे तो अपन नहीं करेंगे, जिस पर मुझे लगता है कि आपको डाउट हो सकता है वो सवाल करते हैं। तो दिया गया है टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हीलियम आयन है, इन ग्राउंड स्टेट में बोला गया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा गया है फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकंड ऑर्बिट, कितना होगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। बोलो क्या करा जाए? -13.6 कैसे बच्चा? कैसे डायरेक्ट किया? -13.6 Z² / N²। नहीं बच्चा, इसमें क्या हुआ कि एक्चुअली अगर जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े हुए हैं, जो फॉर्मूलेज हमने रटे हुए हैं, उसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो हीलियम के लिए होना चाहिए था -13.6 Z² / N²। तो Z की वैल्यू कितना है, हीलियम है यानी कि 2² अपॉन ग्राउंड स्टेट है यानी कि ये 1² होना चाहिए। तो ये दिखना चाहिए था -13.6 × 4 दिखना चाहिए था, लेकिन पाया कितना गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाया गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, और वो डिफरेंस किस वजह से आया होगा? बोलो। एंड द रीजन फॉर दैट डिफरेंस इज रेफरेंस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इस सवाल में हमने जो ये सवाल किया है ना, उसमें ये जब आपको -13.6 दिया तो ये देने का पर्पस ही यहाँ पर ये है कि रेफरेंस पॉइंट हमारा इनफाइनाइट नहीं रखा गया है। रेफरेंस पॉइंट हमारा इनफाइनाइट नहीं रखा गया है, कुछ और रख दिया गया है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यदि रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया जाए तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ हो सकती है। समझ रहे हो क्या? मैं वापस से दिखाता हूं, इस सवाल को दिखाता हूं, कहाँ गया वो ग्रेविटेशन, ये रहा। तो मान लो मुझे इस रेफरेंस पॉइंट से U2 में जाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मेरी सारी जो भी वैल्यूज हैं उसमें ये हाइट जोड़ दूंगा। समझ में आता है क्या कि अगर मुझे U1 वाली वैल्यूज को सेकंड रेफरेंस पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस 1 मीटर हाइट को ध्यान में रखते हुए सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 1 मीटर जो कि ये कांस्टेंट हाइट है, वो कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मुझे नहीं पता, वो तो सोचेंगे तब पता लग जाएगा। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि वो कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बच्चा मैं क्या लिखता हूं यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट से कहीं और अगर स्विच करना है तो मैं क्या लिखूंगा, -13.6 Z² / N² प्लस सम चेंज वाला जो फैक्टर है C। बात समझ में आई क्या? C हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव हो, वो तो कैलकुलेट करेंगे तो पता लग जाएगा। तो अब देखते हैं कि मुझे वैल्यू कितनी दे दी गई, -13.6 दे दी गई, और यहाँ अगर देखें तो -13.6 Z² की वैल्यू है, ये है 2², और ये अपना N² यानी कि 1² प्लस C। तो C हमारे पास कितना बन गया, अरे सॉरी, टोटल एनर्जी, सॉरी
अरे रेफरेंस पॉइंट अपन ने चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, तो टोटल एनर्जी भी चेंज हुआ, समझे क्या? तो यहाँ से कितना बना, ये आता है 3 इंटू 13.6 आ गया। तो इतना ये आ चुका है C की वैल्यू। अब मुझसे पूछा है कि हाइड्रोजन के लिए टोटल एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट, तो मैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अब लिखूंगा, तो वो क्या लिखा जाएगा, -13.6 इंटू Z² प्लस C, यानी कि 3 इंटू 13.6। अभी इसमें पुट करता हूं तो -13.6, Z की वैल्यू है 1 स्क्वायर और N की वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 13.6। बस आप कैलकुलेट कर लेंगे एंड यू विल गेट द राइट आंसर। समझे क्या? तो इस बात को समझिए, जब कभी भी आपको ऐसी वैल्यूज आते हुए लगे जो हमने रटी हुई है उससे डिफरेंट है, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट चेंज किया हुआ हो सकता है, इस बारे में सोचना जरूरी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए अगर लिखता हूं तो मैं देखता हूं फर्स्ट सिचुएशन कि इफ नंबर ऑफ एटम्स आर हाई, खूब सारे एटम हैं, है ना, तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है n ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट तक। तो बताइए कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पाई जाएंगी? स्पेक्ट्रल लाइन समझते हैं क्या मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रल लाइन ऐसा होता है कि जैसे अपने पास ये 3 2 1 जो कुछ भी है 1 2 3 4, तो 4 से 3 में कूदा इलेक्ट्रॉन, तो इसने एनर्जी अपनी कम करी, तो इसकी वजह से एक फोटोन बाहर निकला। तो ये फोटोन की वजह से हमारा जो एमिशन स्पेक्ट्रम था उसमें एक नई वेवलेंथ हमें पहचान में आई और उसी को हम स्पेक्ट्रल लाइन पहचानते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब ये हो जाएगा कि कितने डिफरेंट तरीके की लैम्डा हमें विजिबल होंगे स्पेक्ट्रम में। समझे क्या? तो अभी n से 1 तक मैं जंप करवाता हूं, तो बताइए कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पाए जाएंगे? चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 2 3 ऐसे ऑर्बिट मैंने ले लिए, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर से नीचे। तो जब ऊपर से नीचे जंप किया तो 3 से 2 जंप कर सकता है या 2 से 1 जंप कर सकता है। समझ में आया क्या? और इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जंप कर सकता है। लेकिन सर आपने जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे जंप करवा दिया तो बेचारा वो तो ग्राउंड पर आ गया, तो फिर ऊपर कहां से जाएगा वो जंप करने के लिए? बोलो इसका जवाब। समझे मेरा सवाल क्या है? कि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर आपने ऐसे जंप करते हुए देख लिया तो इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट पर आ गया, तो ऊपर थोड़ी ना गया, तो ऊपर से फिर ये सेकंड वाला आपने क्यों बना दिया? नहीं समझे? इस सवाल का जवाब क्या होगा? बोलो। एक्चुअली क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर हाई, तो किसी एटम में हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे एक एक सीढ़ी उतर के गया, या ऐसा किसी एटम में, दूसरे एटम में ऐसा हो सकता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर सीधा जंप कर गया। समझे क्या? तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज हमें देखनी पड़ेंगी जो कि हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ एटम्स हाई हैं। तो अगर एटम्स हाई हैं तो इसका मतलब जो सारी पॉसिबिलिटी थी वो सारी पॉसिबल हो सकती हैं, तो सारे को देखना पड़ेगा। तो बताइए कितनी स्पेक्ट्रल लाइन पाई गई यहां पर? 3 पाई गई। 3 पाई गई तो बच्चा आप यहां से बोल सकते हैं कि मुझे अगर एक फॉर्मूला जनरेट करना है तो मैं क्या करूंगा कि अगर इन 3 में से कोई भी 2 ऑर्बिट चूज कर लिए जाएं। याद आया ये NC2 के हमारे पास n ऑर्बिट थे, n में से 2 चूज कर लिए और उनके बीच में एक स्पेक्ट्रल लाइन पाया जाएगा। तो इसको खोलेंगे तो कितना आ गया? n इंटू n माइनस 1/2। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो बन चुका है वो हमारे पास n इंटू n माइनस 1/2 बन जाएगा।
कब? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है n से 1 पर। दूसरी सिचुएशन कि इलेक्ट्रॉन यदि n2 से n1 में जंप करता है तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी पाई जाएंगी? हाँ जी, सही है। अगेन एग्जाम्पल अपन खुद बना देते हैं। ये मैंने कर दिया 1 2 3 4। इस बार जंप करवाते हैं हम कहाँ से? 3 से ही करवा लेते हैं, है ना। अपने को 3 और ये 1 कर दिया मैंने। नहीं समझे? तो मैंने इधर से जंप करवाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐसा फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा जो कि इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर पाए। तो अपन क्या करेंगे? n2 माइनस n1 प्लस 1 c2, n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 बाय 2। आप पुट करके देख लो। n2 की वैल्यू में 3 पुट कर देता हूँ, n1 की वैल्यू में 1 पुट कर देता हूँ। तो 3 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 3 आ गया। 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ गया। तो 2 बाई 2 कट गया यानी कि 3 बचना चाहिए था और 3 आना भी चाहिए था अपना आंसर। बोलो समझा क्या? तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पाई जाती हैं। अब फर्दर देखते हैं। अभी सर आ गए हैं क्या?